नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जेपी सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। ये हमारे पास में जो वीडियो है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट्री से रिलेटेड है और जितने भी चैप्टर हैं हम अपनी इसी वीडियो में यहाँ पर ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा। सबसे पहले हमारे पास में चैप्टर है इंट्रोडक्टरी क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना कहलाता है। तो जीमेन प्रभाव कहलाता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है, तो आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। वीन का विस्थापन नियम हमारे पास में होता है लैम्डा मैक्स टी इक्वल टू कांस्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है क्रोम्पटन परास डेल्टा लैम्डा है। अब ये जो हमारे पास में होता है, ये हमारे पास में होता है एच अपॉन एम सी इन ब्रैकेट 1 माइनस कोस फाइव। और इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रति सत्यापित की गई थी डेविसन और जर्मेर के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बोर परमाणु मॉडल व्याख्या कर सकता है केवल एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन या परमाणु। और किरसन पिंड विकिरण का मूलभूत नियम है, ये हमारे पास में वीन का विस्थापन नियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे क्या पूछ लिया है, तरंग दैर्घ्य, इसने हमसे पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 8 में। और इसका हमारे पास में बी ऑप्शन एकदम सही है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास में होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए। और लैम्डा इक्वल टू हमारे पास में कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा सी अपॉन न्यू। ठीक है, और सी हमारे पास में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और न्यू हमारे पास में होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन्होंने हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, एच की वैल्यू दी हुई है और एम ई की वैल्यू दी हुई है। तो इस वाले फॉर्मूले से तो ये नहीं निकले। चलिए कोई दूसरा फॉर्मूला इसमें ट्राई करते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमारे इसमें यूज हो जाएगा, नहीं होने का है। ठीक है, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या दिया हुआ है, हमें वी भी दिया हुआ है और साथ साथ में एम भी दिया हुआ है, एच भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से क्या काम करेंगे, हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, रख के कैलकुलेशन पे ये काम। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह कथन जाना जाता है। तो यह कथन जाना जाता है किरचॉफ का नियम। ठोसों की उष्मा धारिता, तो ठोसों की उष्मा धारिता ताप के बढ़ने के साथ बढ़ती है। एक प्रकाश पुंज जिसकी तरंग दैर्घ्य इतनी है, तरंग संख्या इसकी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है ये 11। तो ये हमारे पास में होगी 2.5 इंटू 10⁴। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल के अनुसार, अब बोर मॉडल के अनुसार ए और बी दोनों के दोनों ही हमारे पास में सही है। इन्हें पढ़ के रखिएगा, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्वांटाइज होती है और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटाइज होता है तथा यह इन ब्रैकेट सॉरी रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई से दिया जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों ही सही है। तो हमारे पास में इसमें जो ऑप्शन हमारे पास में आएगा वो हमारे पास में कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या आएगा इसमें, बिल्कुल एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 13। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत का गणितीय रूप है। ठीक है, तो गणितीय रूप हमारे पास में होता है एच इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन टू पाई। क्वेश्चन नंबर 14। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना कहलाता है। तो ये हमारे पास में कहलाता है जीमेन प्रभाव। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रति सत्यापित की गई है। अब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति जो सत्यापित की है डेविसन और जर्मेर के द्वारा की गई है, प्रदर्शित करता है। अभी जो हमारे पास में है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर बाई प्रदर्शित करता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब ये क्वेश्चन जो हमने ये गलत लगाया था, इसे एक बार चेक करेंगे बेटा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर बाई। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन आएगा एच अपॉन फोर बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर बाई, ऑप्शन सी आएगा इसमें, या नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1.20 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स के वेग से गति करते हुए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी। अब यहाँ हमें केवल क्या दिया हुआ है, इसमें वेग दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य फिर पूछ लिए, फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो भी थोड़ी देर पहले हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 17 में। ये हमारे पास में ए ऑप्शन सही आ जाएगा। 100 ग्राम की क्रिकेट गेंद की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 एंगस्ट्रॉम रहेंगे, इसके वेग में अनिश्चितता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आप अनिश्चितता का सिद्धांत लगाएंगे। डेल्टा एक्स अनिश्चितता में स्थिति होती है, डेल्टा बी संवेग में अनिश्चितता होती है और ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई। क्या निकलवा रहा हमसे ये,
अनिश्चितता की स्थिति में अनिश्चितता इतनी है, वेग में अनिश्चितता, ठीक है, इसे आप चेंज कर सकते हैं डेल्टा पी को। डेल्टा पी इक्वल हो जाएगा हमारे पास में एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है, इस टाइप से चेंज कर लेंगे। तो वेग में अनिश्चितता निकलवा रहा है यहाँ से। एम की वैल्यू क्या है हमारे पास में, क्या है, गेंद है, इसका वेट हमें दिया हुआ है, निकाल देंगे, ठीक है। और निकालने के बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.527 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। 19 क्वेश्चन में चलते हैं। समीकरण जानी जाती है 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, जहाँ, ठीक है, इसे हम आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण के नाम से जानते हैं। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा होती है, तो जो होती है वो न्यूनतम होती है। यदि लैम्बडा तरंग दैर्ध्य वी आवर्ती सी वेग हो तो सही क्रम हमारे पास में क्या होगा, ये फॉर्मूला हम अभी 2 मिनट पहले ही लिख रहे थे। तो सही क्रम हमारे पास में होगा सी इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। क्यों? क्योंकि हमने भी पढ़ा था लैम्बडा इक्वल टू सी अपॉन न्यू, या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। 350 nm तरंग दैर्ध्य के विकिरण की आवृत्ति क्या होगी, तो इसमें 8.57 इंटू 10⁻14 होगी। अवरक्त विकिरण के लिए प्रयुक्त तरंग संख्या प्रसार है, तो ये हमारे पास में है 4000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ये नैनोमीटर में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, नैनोमीटर है, मीटर यहाँ पर कोई भी नहीं है, हमने मीटर में चेंज किया हुआ देखा, मगर ये हमारे पास में क्या है, नैनोमीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितने नैनोमीटर के, क्वेश्चन नंबर 24 है, तो ये होता है 10⁻⁻1 नैनोमीटर की। क्यों जाएगा भाई, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर के, और 1 मीटर ही इक्वल होता है किसके, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के। हैमिल्टोनियन संकरण का एक संकारक है, क्वेश्चन नंबर 25, तो ऊर्जा का है ये। एक संकरण की तरंग संख्या 2000 सेंटीमीटर इनवर्स है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में आता है, तो ये हमारे पास में जो आता है अवरक्त भाग में आता है। एक संक्रमण की आवृत्ति हमारे पास में 5.4 इंटू 10⁻15 Hz है, इसकी तुल्य तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो इसकी तुल्य तरंग दैर्ध्य 5.6 × 10⁻⁸ बोहर की कक्षा में कुछ गतिज ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है, ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन की कुल गतिज ऊर्जा का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 28, तो ये हमारे पास होता है -1। आवर्ती न्यू तथा लैम्बडा में लैम्बडा एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। अभी जो फॉर्मूला आपके पास में निकल के आया था, वो निकल के आया था न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। अब संबंध आपको किसमें चाहिए, इसमें और इसमें, इन दो में, तो हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 39 वाले में हमारे पास में सी ही है, प्रदर्शित करता है। ये देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। एक विलयन के ध्रुवित प्रकाश के तल का प्रकाशिक घूर्णन कोलेमीटर द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्भर है, ठीक है। तो ये निर्भर हमारे पास में किस पे है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का टूटना कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, जीमेन प्रभाव, जीमेन प्रभाव इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। टूटना क्या कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम बार बार आ रहा है, ठीक है। तो वीन का विस्थापन नियम हमारे पास में जो है, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33 है, तो इसमें हमारे पास में सी है, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। समीकरण E इक्वल टू टी की पावर 4 कहलाती है। देखिए इनका विस्थापन नियम है, एक परमाणु की जिसके परमाणु क्रमांक कितना है, Z है, NV कक्षा की त्रिज्या संभवतः होगी, तो कितनी होगी, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट ही है, 0.529 इंटू n²/z। अब ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 36, एच परमाणु स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, तो दृश्य क्षेत्र वाली श्रेणी का हमसे नाम पूछ रहा है, तो बामर श्रेणी है। फोटोन की ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू तथा फोटोन का संवेग P इक्वल टू एच अपॉन लैम्बडा, तो फोटोन का वेग होगा। अब फोटोन का वेग किसके बराबर होगा, तो फोटोन का वेग E अपॉन P के इक्वल होगा। वीन का विस्थापन नियम हम अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वीन का विस्थापन नियम हमारे पास में क्या होता है, लैम्डा m डॉट टी इक्वल टू नियतांक तरंग दैर्ध्य 25 म्यू एम के संगत तरंग संख्या का मान सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, म्यू, ठीक है। म्यू का मतलब आप समझेंगे 10⁻⁻6 वाला है ये, ठीक है। और काय में हमसे पूछ रहा है सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है, तो 39 वाले में हमारे पास में ऑप्शन ए सही आ जाएगा हमारा। एक प्रोटॉन की स्थिति की अनिश्चितता इतनी है, स्थिति की अनिश्चितता मतलब डेल्टा एक्स, प्रोटॉन की गति में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा वी, इसने हमसे पूछ लिया है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इसमें हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 वाले में हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा एकदम सही है। 41 में चलेंगे, 20 EQ ऊर्जा वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य होगी, तो ये होगी हमारे पास में 620 कोणीय संवेग प्रचालक L बाई है, तो ये हमारे पास में ऑप्शन बी इसका सही है, H अपॉन आई
इन ब्रैकेट जेड डेल अपॉन डेल एक्स माइनस एक्स डेल अपॉन डेल जेड। फिर हमारे पास में एक फॉर्मूला इक्वेशन है, दूसरा हमसे ऑपरेटर कहलाता है। जो हमारे पास में ऑपरेटर है ये हमारे पास में क्या कहलाता है, तो हैमिल्टोनियम ये ऑपरेटर कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 13.6 ईवी है। इस इलेक्ट्रॉन के डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा, लैम्बडा का मान हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 44 में। तो 3.326 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होगा 10। अब ये क्वेश्चन हमसे कई बार इन्होंने पूछ लिया है, लैम्बडा इक्वल टू कितना होता है एच अपॉन एम बी। अब इस वाले फॉर्मूले पे हमारे कितने सवाल बनेंगे पता नहीं है, ये बार बार सवाल हमारे पास में आ रहे हैं। ठीक है, मोर्स के अनुसार देव परमाणु कणों के कंपन को असंधि मानते हुए विभव ऊर्जा का मान दिया जो है वो हमारे पास में क्या है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, वी एक्स इक्वल टू डी ई वन माइनस ए एक्स पी की पावर माइनस ए एक्स आउट ऑफ ब्रैकेट का होल स्क्वायर। क्रॉम्पटन अंतरण डेल्टा लैम्बडा है। अब ये हमारे पास में क्या कहलाता है, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमारे पास में था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास में एच अपॉन एम सी इन ब्रैकेट वन माइनस कोस फाइव। अब इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ये कुछ इस कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 47। क्रॉम्पटन अंतरण डेल्टा लैम्बडा मान प्रकीर्णन कोण के लिए होगा, कितना होगा, तो ये हमारे पास में होगा कितना 0.0484। एक आदर्श कृष्णा के लिए अवशोषण क्षमता होती है, तो ये हमारे पास में कितनी होती है 1 होती है। रीडबर्ग नियतांक का मान होता है, रीडबर्ग नियतांक का मान होता है 1.098 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए दिए गए समय के दौरान नाभिक की चाल नगण्य होती है, और ये हमारा कहलाता है फ्रैंक कोंडन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सत्यापित की गई थी, तो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति सत्यापित की गई थी डेविसन और जर्मेयर के द्वारा, इंपोर्टेंट है, कई बार बार ये आ गया है। या उस इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी, जो 0.02% की निश्चितता के साथ 500 सेकंड मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो 5.7 × 10⁴ मीटर होगी। एक इलेक्ट्रॉन 1000 वोल्ट वेव पर त्वरित होता है, इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो इसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी 3.88 गुना 10⁻⁻11। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, इसके बाद भी हमारे पास में कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में 54। ये क्वेश्चन मैं इसमें नहीं ले पाया हूँ। एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा। अब इसमें हमारे पास में ऑप्शन है v अपॉन 2πr, v अपॉन 4πr, 2πr अपॉन v, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो हमारे पास में ऑप्शन आएगा वो हमारे पास में आएगा v अपॉन 2πr। मतलब ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेगा। तो याद रखिएगा 1 सेकंड में v अपॉन 2πr चक्कर लगा लेगा। हाइड्रोजन की मूल अवस्था के लिए 3.6 वाला क्वेश्चन रिपीटेशन में है। संबंध पूछ रखा है, कौन से क्वेश्चन का है ये हमारे पास में, हाइजेनबर्ग द्वारा। ठीक है, हाइजेनबर्ग का संबंध पूछ रखा है, तो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन 3 हमारे इसमें छूट गए थे, मगर ये रिपीटेशन के क्वेश्चन है, इन्हें हमें अलग से भी कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास में है ब्रैग समीकरण का गणितीय निरूपण है। ये हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चैप्टर 2 है अब हमारे पास में, चैप्टर 2 हमारे पास में है एलिमेंट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, चैप्टर छोटा है, बहुत ही इजी भी है, अच्छा भी है, क्वेश्चन भी बार बार आ रहे हैं इसमें से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है ब्रैग समीकरण का गणितीय निरूपण होता है। तो गणितीय निरूपण होता है ny इक्वल टू 2d sin थीटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। लैम्बडा मैक्स का ऊंची तरंग दैर्ध्य की तरह विस्थापन जाना जाता है तो लाल विस्थापन जाना जाता है। रेखीय स्पेक्ट्रम लाक्षणिक है, तो ये हमारे पास में इसमें बिल्कुल ऑप्शन सी है, तत्व होगा। निम्न में से कौन स्पेक्ट्रोमीटर का भाग है, तो स्पेक्ट्रोमीटर का भाग ये सभी हैं, एक वर्णक भी, न्यून प्रकाश स्रोत भी, न्यून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक सरल रेखीय आवर्ती दोलक की ऊर्जा क्या होगी यदि कंपनी क्वांटम संख्या 0। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में हमारे पास में एक होगा 1/2 h। तरंग संख्या प्रदर्शित की जाती है, तरंग संख्या प्रदर्शित की जाती है किससे, सेंटीमीटर इनवर्स में। क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत चुंबकीय विकिरण का सही बढ़ता क्रम है, तो इनका जो सही बढ़ता क्रम है बी सही है, पहले रेडियो वेव आएगा सबसे कम, फिर अवरक, फिर दृश्य, फिर एक्सरे। और फिर क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 8 है,
ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 7600 एंगस्ट्रॉम के साथ जुड़ी ऊर्जा है। तो इसके साथ जो जुड़ी ऊर्जा है वो हमारे पास में 1.58 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। यदि किसी विकिरण की तरंग दैर्घ्य 5.8 म्यू है तो उसके संगत तरंग संख्या समतुल्य होगी। तो किसके समतुल्य होगी? 4000 सेंटीमीटर इनवर्स के तुल्य होगी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा विकिरण अल्पतम तरंग दैर्घ्य वाला है? तो जो अल्पतम तरंग दैर्घ्य वाला है वो हमारे पास में होता है लैम्डा विकिरण। तरंग संख्या, वेग तथा आवर्ती के मध्य संबंध होता है। तो संबंध होता है न्यू इक्वल टू सी अपॉन वी इक्वल टू न्यू अपॉन वी इक्वल टू सी इंटू न्यू। ठीक है, यहाँ बार से दिखा रखा है इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट बार में वेग है, दूसरी बार में हमारे पास में क्या है इसमें? आवर्ती। ठीक है, वेग फिर हमारे पास में इसमें क्या है? तरंग संख्या। तरंग संख्या, वेग तथा आवर्ती के बीच में संबंध। तो ये हमारे पास में इसमें सी सही है। v इक्वल टू सी इंटू न्यू बार। ये बार जो है हमारे पास में किस चीज के लिए आया हुआ है भाई? ये बार हमारे पास में आया है शायद आवर्ती के लिए, और सी क्या है? हमारे पास में वेग है, और न्यू क्या है? तरंग संख्या। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी एंड वेव नंबर। चल ठीक है। अब जो फर्स्ट हमारे पास में है, फर्स्ट वाला है हमारे पास में, वो क्या है? हमारे पास में फ्रीक्वेंसी है न्यू। सेकेंड वाला हमारे पास में क्या है? वेलोसिटी, मतलब सी, लाइट ऑफ वेलोसिटी। और लास्ट में हमारे पास में क्या है? इसमें वेव का नंबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास में है, विकिरण के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में 700 mH तथा 1000 सेंटीमीटर यूनिट्स की आवर्तियां क्रम से विद्यमान होती है? तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन बी सही है, रेडियो आवृत्ति तथा आवृत्ति। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और ये चैप्टर में से क्वेश्चन बिल्कुल एकदम छके हुए आए हैं। क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं हमारे पास में 58। नेक्स्ट वाले में से और भी अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। जिस चैप्टर में से जितने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, समझ लीजिएगा वो चैप्टर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 के पास चलते हैं हम लोग। चुंबकीय आघूर्ण व आयनित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दिया गया संबंध होता है। तो ये हमारे पास में होता है न्यू एम इक्वल टू √NN+2। एक विलयन का प्रकाशिक घूर्णन ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हम कर सकते हैं इसमें कौन से पोलेरीमीटर द्वारा। विशिष्ट घूर्णन निर्भर करता है। तो विशिष्ट घूर्णन निर्भर करता है किस पे? 1 2 3, ठीक है, सभी पर। और प्रकाशिक अक्रिय यौगिक है। प्रकाशिक अक्रिय यौगिक हमारे पास में जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं? प्रकाश अक्रिय यौगिक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। प्रकाश सक्रियता एक है। तो प्रकाश सक्रियता है एक संगठनात्मक गुण। अणु जिसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है वो हमारा कहलाता है एनसीओमर। ठीक है, एनएनसीओमर। क्वेश्चन नंबर 7, ध्रुवण घूर्णकता के लिए सबसे आवश्यक परिस्थिति है। तो सबसे आवश्यक परिस्थिति है किसी भी असमित कार्बन परमाणु की उपस्थिति। सही कथन चुनिए क्वेश्चन नंबर 8 में। सही कथन बी ही है हमारा। अन्य चुंबकीय पदार्थों में अयनित इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक किरल अणु में होता है एक असमित कार्बन, कोई असमित नहीं, कोई असमित तल नहीं, अनंत एक असमित तल होता है इसके पास में। तो इसमें एक किरल अणु में होता है एक समित तो होने का ही नहीं, एक असमित, जो लिख रहा है कि कोई समित तत्व नहीं, कोई समित तल नहीं, अनंत। तो ये फिर यही आएगा, कोई समित तत्व नहीं, मतलब एक असमित तल इसके पास में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेरणित ध्रुवण पीआई है। अब इसमें अगर असमित तल आ जाता तो वो भी हमारा कैसा था? एकदम सही था। प्रेरणित ध्रुवण पीआई है। अब ये पीआई हमारे पास में होता है 4/3 पाई n इंटू एल्फा। द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई ऐसा तंत्र में है। तो ये हमारे पास में होती है ESU सेंटीमीटर। वह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को हटाने पर भी चुंबकत्व को बरकरार रखता है, कहलाता है। तो हमारा कहलाता है लोह चुंबकीय। क्वेश्चन नंबर 13, एक विलयन का प्रकाशिक घूर्णन ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे ज्ञात कर सकते हैं? पोलेरीमीटर से। क्वेश्चन रिपीटेशन में आया हुआ है। निम्न में से कौन ध्रुवीय द्रवों का अभिलाक्षी गुण नहीं है? तो ये हमारे पास में है, इनकी श्यानता निम्न होती है। कार्बनिक यौगिक को त्रिविमीय अध्ययन कहलाता है। तो कार्बनिक यौगिकों का जो त्रिविमीय अध्ययन है वो कहलाता है आकाशीय समावेशता। एक रेसिमिक मिश्रण रखता है। रेसिमिक मिश्रण किसे रखता है? शून्य प्रकाशिक घूर्णक को। एनेंशियोमर में पहचान करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त तरीका है
गुणक कोण किसी पदार्थ के समविवेकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? किसी पदार्थ के समविवेकी कहलाते हैं समान। अब कौन से समान? आणविक सूत्र। ठीक है, समान आणविक सूत्र। एक किरल अणु रखता है। अब देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीटेशन में आया है। कोई सममित तल नहीं, एक सममित तल, अनंत सममित तल, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब कोई सममित तल ये नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 19 वाले में ए आ जाएगा। 20 में चलेंगे। अणु का कुल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये हमारे पास में कहलाता है सभी अलग अलग बंध आघूर्णों का वेक्टर परिणामी। 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई SI तंत्र में है। तो ये इसी सेंटीमीटर इनवर्स है, सेंटीमीटर है। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र हटाए पर जाने पर भी चुंबकीय क्षेत्र में रहते हैं, लोह चुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, तो 22 वाले में हमारे पास में दिया जाएगा। 23 में चलते हैं। अनुचुंबकीय उपस्थिति के कारण होता है। अब अनुचुंबकीय उपस्थिति के कारण क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अनुचुंबक तत्व सही, चुंबकीय आघूर्ण व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के बीच संबंध होता है। μm √n+2 Bm। एक बंध का तल नियतांक कहलाता है। देखिए क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है तो इम्पोर्टेंट है। एक बंध का तल नियतांक मापन है। अब एक बंध का तल नियतांक मापन है तो ये हमारे पास होता है बंध की शक्ति। एक विलियन जब 20 सेंटीमीटर की पोलरीमीटर नली में रखा जाता है का घूर्णन कोण 5 डिग्री है। इसके पदार्थ की सांद्रता क्या होगी यदि इसका विशिष्ट घूर्णन +12.5 डिग्री है? तो इसकी जो होगी वो हमारे पास में जितने भी इसमें हमने ये दिखाए हुए हैं 26 में सारे के सारे ही हो जाएंगे। 27 वाले में चलेंगे। NaCl अणु की बंध लंबाई 2.36 एंगस्ट्रॉम पाई गई तथा इसका द्विध्रुव आघूर्ण 8.5 डेल्टा है। इस तत्व का प्रतिशत आयनिक लक्षण होगा। तो इसके होगा हमारे पास में 75.01 है। द्विध्रुव आघूर्ण के निराकरण के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसमें हमारे पास में होता है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों के दोनों ही हैं। 29 में हम बात करेंगे वह तापमान जिस पर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ कोई लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है कहलाता है। तो ये हमारे पास में कहलाता है क्यूरी तापमान। मर्क्यूरस क्लोराइड प्रतिचुंबकीय है तो इसका सूत्र होगा, मर्क्यूरस क्लोराइड है तो Hg2Cl2 इसका हमारे पास में फॉर्मूला होगा। 31 में चलेंगे। किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा? तो SF का होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। NH3 व NF3 में किसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा? तो इसका जो होगा हमारे पास में किसका होगा? NH3 का। डाइक्लोरोबेंजीन के ऑर्थो, मेटा व पैरा 3 समावयवी होते हैं। इनका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। तो जो सबसे अधिक होता है वो किसका होता है? ऑर्थो का होता है। उत्तेजित त्रिक अवस्था हमारे पास में है, क्या है? ये हमारे पास में होती है अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए मोरल चुंबकीय प्रवृत्ति XM है। 35 वाले में तो हमारे पास में आएगा धनात्मक। जब अणु दो बराबर हिस्सों में भाज्य है तो ध्रुवण समावयवों की संख्या है, तो संख्या हमारे पास में होती है B2n-1। चुंबकीय आघूर्ण व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में दिया गया संबंध होता है। ये हमारे पास में होता है μm √nn+2 Pm। अणु जिसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है कहलाता है। ये हमारे पास में कहलाता है एनेंशियोमर। 39 कौन सा अणु क्लाजियस-मोसोटी समीकरण का पालन नहीं करता है? तो ये हमारे पास में जो पालन नहीं करता है इनमें से कोई सा भी नहीं है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय विद्युतशीलता म्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में होती है 1 से कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलेंगे। निर्वात के लिए चुंबकीय विद्युतशीलता म्यू का मान है। तो जो म्यू का मान है वो हमारे पास में है 1। क्या सत्य है? अब सत्य हमारे पास में होता है प्रेरणित द्विध्रुव आघूर्ण म्यू ए विद्युत क्षेत्र की प्रबलता ई। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। ठोसों की मोलर ऊष्मा धारिता लगभग किसके बराबर है? गैस इस तरह की गैस नियतांक हमारे पास में है 43 वाले में, तो हमारे पास में आ जाएगा ये 3R। प्रकाशिक सक्रियता है। अब प्रकाशिक सक्रियता किसके इक्वल होती है? एक संरचनात्मक गुण के होती है। निम्न में से कौन सा अणु स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखता है? 45 क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में आ जाएगा DSO2। अनुचुंबकत्व उपस्थिति के कारण होता है किसकी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। 47 क्वेश्चन है हमारे पास में। द्विध्रुव आघूर्ण है एक सदिश राशि है। एक 20 सेंटीमीटर की पोलारीमीटर नली में एक L ल्यूमिन विलियन का प्रेक्षित घूर्णन प्लस। अब देखिए इस टाइप से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से इन्होंने हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। 48 वाले में तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी टाइप से आ रहा है, तो इसका ऑप्शन सही है। ओरिएंटेशन ध्रुवण है, तो ये हमारे पास में होता है B 4πn/9kT। क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन द्विध्रुव आघूर्ण नहीं रखता है? तो जो नहीं रखता है वो हमारे पास में C है।
51 की बात करेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है डी बाई। ठीक है। Cu2 प्लस के लिए चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें है 52। ये सॉरी, ये हमारे पास में है 52। अब 52 वाले में जो हमारे पास में इकाई है वो इसकी कितनी होती है, बी। क्वेश्चन नंबर 53। एन असमित सी परमाणु वाले यौगिकों से प्राप्त कुल प्रकाशिक समावयवी होंगे। ये हमारे पास में है 53। तो कितने होंगे हमारे पास में, बी होंगे, 2 की पावर n से हम ज्ञात कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 54। एक प्रकाश सक्रिय पदार्थ हमारे पास में है। अब प्रकाश सक्रिय पदार्थ हमारे पास में होता है सुक्रोज। चुंबकीय आघूर्ण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में संबंध होता है म्यू एम इक्वल टू अंडर रूट इन ब्रैकेट n+2। ठीक है। आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 56 के अनुसार हमारे पास में जो दोनों ऑप्शन है वे क्या है हमारे सही। प्रकाशिक सक्रियता एक है, संगठनात्मक गुण है, क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ हुआ है इसमें। अणु जिसका दर्पण प्रतिबिंब अध्यारोपित नहीं होता है, एनंसियोमर होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। अब जो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है ये काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें से सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसी चैप्टर में से 108 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास में है, 4s कक्षक में कितने जोड़े होते हैं। तो इसमें 4s कक्षक में कितने जोड़े होते हैं, तो इसमें जो अगर हम जोड़े की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें जोड़े के जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। इसमें 4s कक्षक में कितने जोड़े होते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। अगर MOT की बात करेंगे तो MOT के अकॉर्डिंग तो 2 हो जाएंगे। 4s कक्षक में केवल s में अगर बात करेंगे तो 2 हो जाएंगे भाई। चलिए इस वाले क्वेश्चन को एक बार चेक करके देखिएगा, 4s कक्षक में कितने जोड़े होते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में 3। अगर MOT से बात करेंगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो केवल 2 ही हमारे पास में आएंगे, 3 नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, MO विधि में कक्षकों का निरूपण इस प्रतीक द्वारा किया जाता है। तो कौन से प्रतीक के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है हमारे पास में सिग्मा पाई, सिग्मा स्टार, पाई स्टार। ठीक है। तो इसमें 2 ही होंगे। अगर 4s कक्षक की बात करेंगे तो 3 नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, कंपन आवर्ती v के एक परमाणिक सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास में थर्ड, तो इसमें हमारे पास में होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विव परमाणिक SHO का एक बल नियतांक के तुल्य होता है। म्यू इक्वल टू अवचेत द्रव्यमान, न्यू इक्वल टू तरंग संख्या और सी इक्वल टू प्रकाश की चाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास में क्या है, इसका बी है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 5th वाले क्वेश्चन में से डी ही सत्य नहीं है। बंद वियोजन ऊर्जा बंद कोटिमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन सही है तो संभावना घनत्व होगा। तो ये हमारे पास में होगा साइन स्क्वायर। एक अक्ष के परितः मुक्त घूर्णन संभव नहीं है। सिग्मा बंध में, पाई बंध में, एकल बंध में, उपयुक्त सभी में, तो पाई बंध में नहीं है। ठीक है। सिग्मा बंध में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 वाले में बी है। 8 की बात करेंगे, एक संयोजी बंध की शक्ति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, कक्षकों के अतिव्यापन की मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे, कार्बन परमाणु में sp² अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों की कुल संख्या है। तो कुल संख्या जो हमारे पास में है वो क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक रासायनिक बंध 2 परमाणुओं के बीच बनता है तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है, क्या होता है, तो ये हमारे पास में घटती है। 2 कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। तो 2 कक्षकों का जो अक्षीय अतिव्यापन है वो कहलाता है पाई बंध। कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में अधिकतम होता है, तो जो ऊर्जा में अधिकतम होता है वो होता है सिग्मा स्टार। SO4 2- आयन में संकरण है, तो SO2 आयन संकरण है sp3। जब एक S तथा 2 P कक्षक संकरित होते हैं तो प्राप्त होते हैं एक S और 2P, तो 2 और 1 3, तो 3 नए। ठीक है। sp²। अब 3 नए कक्षक जो एक दूसरे से 90 डिग्री, 3 नए कक्षक जो एक दूसरे से 180 डिग्री, 3 नए कक्षक जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। अब 2 और 1 3, तो क्वेश्चन नंबर 14 वाले में हमारे पास में ऑप्शन बी एकदम सही है। 3 नए कक्षक जो एक दूसरे से 120 डिग्री पर होंगे वे बने। LCAO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास में एक
विधि है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास में डी है, बीयर के नियम का ये पालन नहीं करते हैं। 16 में चलेंगे तो यहाँ हमसे पूछ लिया गया कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण को, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर 8 पाई एच स्क्वायर ई माइनस बी, इसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा सही है, सी। बंद अक्ष के परितः मुक्त घूर्णन संभव है जब बंद है, पाई बंद, देव बंद, हाइड्रोजन बंद, सिग्मा बंद है। क्वेश्चन नंबर 18 जब संयोजी बंद की शक्ति निर्भर करती है, एक संयोजी बंद की शक्ति निर्भर करती है। अब संयोजी बंद की जो शक्ति निर्भर करती है वो निर्भर करती है कक्षक के अतिव्यापन की मात्रा। कार्बन परमाणु में sp² संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या हमारे पास में होती है 3। वीबीटी है, वीबीटी क्या होती है, वीबीटी हमारे पास में होती है आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का कम आकलन या संयोजित संरचनाओं की उपयोगिता का कम आकलन। दोनों आयनिक संयोजित संरचनाओं की बराबर उपयोगिता रखता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब वीबीटी हमारे पास में होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ठीक है। अब आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का ये कम आकलन करती है, क्योंकि संयोजी बंध की तो ये कम आकलन नहीं करती है, ठीक है। आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का ही कम आकलन करती है, क्योंकि उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। एमओटी क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, संयोजित संरचनाओं की उपयोगिता कम आकलन आयनिक दोनों। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 21। अब ये हमारे पास में क्या है, आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का ये भी क्या कम करती है, कम आकलन करती है, क्योंकि ये भी क्या समझाती है, सहसंयोजी बंध। जब एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के बीच बनता है तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है कि घटती है, समान रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये घटती है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन में आया हुआ है। दो कक्षकों का पार्श्विक अतिव्यापन बनाता है, अगर पार्श्विक अतिव्यापन बनाएगा तो पाई बंध बनाएगा, तो 23 में बना जाएगा। एक अणु तथा एक आयन स्थायी होगा यदि, कब होगा, जब Na लेस देन होगा किसके, Nb के। कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में न्यूनतम है, क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसमें हमारे पास में सी होगा। CH4 अणु में संकरण होता है, तो CH4 अणु में जो संकरण होता है वो हमारे पास में होता है sp3। जब एक एस, अब ये तो हमने देख लिया, दोनों sp कक्षक जो होंगे एक दूसरे से संकरित हो जाएंगे। LCO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन करते हैं, LCO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये सभी का पालन करेंगे। केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए बंध में S तथा P लक्षण बराबर हैं। अब S और P लक्षण किस में बराबर होंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास में 39 वाले में A ही है, एल्केन में बराबर होंगे। C2O5 में उपस्थित बंध है, अब N2O5 में उपस्थित बंध है केवल संयोजी, केवल आयनिक, धात्विक, सहसंयोजी तथा उपसंयोजी। जब N2O5 हम बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या है, संयोजी और सहसंयोजी बंध उपस्थित हैं 30 वाले में। तो 30 वाले में हमारे पास में कौन सा आ जाएगा, धातु। N2O5 में उपस्थित बंध है, तो इसमें हमारे पास में डी ऑप्शन सही। 31 वाले में हमारे पास में हमसे पूछ रहा है कि संख्या है, तो 7 हमारे पास में सिग्मा है और 4 हमारे पास में पाई है। अधिकतम बंधन क्षमता है, अब सबसे अधिकतम बंध क्षमता जो इनमें होती है वो किसकी होती है, डी की होती है, और 2+ की। अधिकतम बंध क्षमता, अधिकतम बंध क्षमता निकालनी पड़ेगी, एमओटी से एक बार चेक कर लीजिएगा इसे भी। एक अणु में बंध कोटि दिया जाता है द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है हमारे पास में Nb - Na/2 से। स्थैतिक ऊर्जा V तथा कुल ऊर्जा E के बीच एक इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण इन्होंने हमसे पूछ लिया है क्वेश्चन नंबर 34 में। फिर हमारा सी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। LHC विधि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो कथन सत्य है हमारे पास में कौन सा, A, B, C। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। संयोग करने वाले ऑर्बिटलों की सममिति समान होनी चाहिए, सही है। विपरीत बनी आणविक कक्षकों की ऊर्जा से ज्यादा होती है, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही। एक विमीय बक्से में कण की ऊर्जा होती है, अब कितनी होती है, En = n² h² 8 ma²। निम्न में से कौन रेलेवे जीन नियम का सही संबंध है, तो ये हमारे पास में जो फर्स्ट है, E लैम्डा D लैम्डा = 8 पाई kT/λ² d लैम्डा। यदि एक इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन साई है तो उसका संभावना घनत्व है, क्वेश्चन नंबर 38। तो ये हमारे पास में हो जाएगा साई²। निम्न में से कौन सा ऊर्जा संक्रमण का सही क्रम है, तो सबसे पहले जो होगा वो सिग्मा, कौन सा होगा, सिग्मा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 39 वाले में हमारे पास में ऑप्शन ए ही सही है, σ2 σ*, π2 π* और σ2 π*। क्वेश्चन नंबर 40, बोर्न ओपेनहाइमर परिकल्पना के अनुसार कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है, तो स्थानांतरण ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं होती है। 41 में CH3Cl अणु में संभावित इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है, तो इसमें हमारे पास में ए ही है। मीथेन में संक्रमण होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेशन में भी आएंगे
ए आ जाएगा। सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। रासायनिक बंध का संयोजकता बंध सिद्धांत प्रारंभिक तौर पर दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था हिटलर और लंदन के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक जो कि 2 एंगस्ट्रॉम के विमीय बक्से में अव्यवस्थित है कि चतुर्थ ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा कितनी होगी? इनमें से कोई भी नहीं है जितनी है। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण की सर्वाधिक प्रचलित अवस्था हमारे पास में, जो सबसे प्रचलित अवस्था वो हमारे पास में होती है, ठीक है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये भी इसकी एक स्टेट ही है, ठीक है। तरंग फलन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 46। तो इनमें हमारे पास में ये तीनों के तीनों ही क्या है? सही। ऑप्शन डी सही था हमारा। 47 वाले में रासायनिक बंध की वीबीटी प्रारंभिक रूप से दी, किसने दी थी? हाइजेन ने, प्लांक ने, हिटलर लंदन ने, या फिर डी ब्रोगली ने। तो ये जो हमारे पास में दी थी हिटलर और लंदन ने दी थी, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में क्या है? मुक्त घूर्णन संभव है। अब मुक्त घूर्णन किस में संभव है? सिग्मा बंध में, द्विव बंध में, कौन से में? केवल कौन से में होता है हमारे पास में? ये सिग्मा बंध में होता है, ठीक है, ठीक है। तो मुक्त घूर्णन हमारे पास में किस में संभव है? केवल सिग्मा बंध, ठीक है। तो जो मुक्त घूर्णन संभव है वो किस में है? सिग्मा बंध। एक संयोजी बंध सिद्धांत, ये है हमारे पास में। एक संयोजी बंध की शक्ति निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? एक बंध के चारों ओर मुक्त घूर्णन पर, कक्षकों के अतिव्यापन पर, अणु में अनुनाद पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49। तो ये कक्षकों के अतिव्यापन की मात्रा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिएगा अब आप, कह रहा है कि संक्रमण में भाग लेने वाले परमाणुओं की कुल संख्या होती है। तो इसमें कितनी होती है? हमारे पास में 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 51। एक अणु अथवा आयन स्थायी होता है, कब होगा? कब? इनमें से ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमारा कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं, तो इनमें से कोई वीबीटी है। क्या है? आयनिक संरचनाओं की उपयोगिता का कम आकलन। जब एक रासायनिक बंध दो परमाणुओं के मध्य बनता है तो तंत्र की स्थितिक ऊर्जा क्या होती है? घटती है। तो 53 वाले में ए सही है। 54। दो कक्षकों के मध्य अक्षीय अतिव्यापन बनता है। अब अक्षीय अतिव्यापन बनेगा तो अक्षों में होगा तो सिग्मा बंध से बनेगा। कौन सा आणविक कक्षक ऊर्जा में सबसे अधिकतम है? तो सिग्मा स्टार है। कार्बोकैटायन CH3 में कार्बन परमाणु संकरित है। अब इसमें जो कार्बन परमाणु संकरित होता है वो हमारे पास में कौन होता है? sp2 संकरित होता है। जब एक S और 3 तो एक S और जब एक S कक्षक तथा 2 P कक्षक संकरित होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें 3 नए कक्षक जो 120 डिग्री पे बनाएंगे। LCAO विधि से प्राप्त आणविक कक्षक पालन नहीं करते हैं किसका? पियर के नियम का नहीं करते हैं। 59। केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए S तथा P लक्षण बराबर होते हैं, किसमें? CH4 में नहीं, डी वाला आएगा। CH ट्रिपल बॉन्ड। CH में ब्यूटीन 2 में उपस्थित बंधों की संख्या होती है। अगर ब्यूटीन 2 में बंधों की जो संख्या होती है वो 11 हमारे पास में सिग्मा होंगे और 1 पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास में है। C2H5OH में उपस्थित बंध है। अब C2H5 में उपस्थित हमारे पास में कौन कौन से बंध है? एक तो हमारे पास में सहसंयोजी बंध है, हाइड्रोजन बंध भी है, ठीक है, और आयनिक बंध भी बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो 61 है, तो जो हमारा 61 है इसमें हमारे पास में केवल बी ही आएगा। हाइड्रोजन बंध बनते हैं इनके बीच में, C2H5OH में नहीं, C2H5OH के बीच में। नेक्स्ट वीडियो भी आपकी जल्द ही आने वाली है, ये भी अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।